हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी वेबिनार में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। टेस्ट कंस्ट्रक्शन कितना इम्पोर्टेंट है पीएचडी में, ये हम रिसर्च कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ टेस्ट कंस्ट्रक्ट हम करें, उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करें, इसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं। उन सब बारीकियों को जानने के लिए आज हम अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता गर्ग मैम से बात करेंगे। डॉक्टर सरिता गर्ग आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन करना और उसको स्टैंडर्डाइज करना दोनों ही चीजें सिखाएंगी। मैम असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन दिग्दर्शिका में वर्किंग है, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड्स के लिए वर्क करता है। इसके अलावा मैम इस पीएचडी से सेल में काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, जो इनके अंडर में काफी लोग ये वर्क करते ही हैं। और इसके साथ आज आप सभी भी के लिए बेनिफिटेड होंगे। श्योर, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए को सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वेलकम वेलकम मैम। Thank you, Anamika. I have great privilege to hear and being a part of Mansarovar Global University. Thank you all management team of Global Mansarovar Global University. Good morning, everyone. Before I start my brief talk, it means कि हम कम समय में बहुत सारी चीजें सीखेंगे. So regarding education and research. After that, I will come my topic. Okay? Thank you. Start. Seconds. Should we share? Next. Slides. Hello. जी मैम। ये स्लाइड्स मूव नहीं कर रही है। नेक्स्ट उधर से ही हैंग हुआ है। नेक्स्ट पर ओके, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने दो पार्ट में मैटर को रखा हुआ है। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। हम सभी जानते हैं कि आज का जो समय है बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टाइम है, और उसी चैलेंजिंग टाइम में हमारा एजुकेशन का कल्चर, हमारा एजुकेशन इन्वायरमेंट, सारी चीजें चेंज हो रही है। हम अगर ये बात करें तो हमारा नॉलेज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हमारी पेडागोजी चेंज हो रही है, और लर्नर जो कि सीखने वाले हैं उनका एटीट्यूड भी टूवर्ड्स लर्निंग चेंज हो रहा है। न्यू एरियाज आ रहे हैं, न्यू स्ट्रीम्स आ रही हैं, और उससे आगे अगर हम जाएं तो हम तो पूरा आईसीटी पर अब हम डिपेंड हो रहा है एजुकेशन। आज हम स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, और उसके साथ एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज स्किल। हमें लैंग्वेज स्किल भी आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, और आगे जाके ये कोडिंग लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एजुकेशन में। ये सारी बात मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आप देखिए कि जो चेंज हो रहे हैं उसके साथ क्या हम अपने रिसर्च को सही ले जा रहे हैं। हमारी रिसर्च भी वैसी जारी है, हमारे शोध भी वहीं जा रहे हैं। अगर मैं उसके बाद इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमारा विषय ये नहीं है, बट ये इस पर हम विचार करते हुए हम अगर अपने टॉपिक पे बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा ऑब्जेक्टिवली उस चीज को समझ पाएंगे। अब उसके बाद देखिए, रिफ्रेमिंग द रिसर्च में मैं आपको उस तरफ ध्यान करना चाहती हूँ कि अगर हमारा नॉलेज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हमारी पेडागोजी चेंज हो रही है, हमारे एरियाज चेंज हो रहे हैं, हमारा लर्नर चेंज हो रहा है, तो क्या हम
रिसर्च में रिफ्रेम नहीं कर रहे हैं, या हम उसी ट्रेंड पे हमारी रिसर्च को ले जा रहे हैं, और क्या वो सही है? नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें रिफ्रेम की जरूरत है हमारे रिसर्च में। हमें क्वालिटी रिसर्च की बात करनी है, हमें रिसर्च एटीट्यूड की बात करनी है। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं फॉर नीड, कुछ लोग कर रहे हैं हमें पीएचडी करना है, कुछ लोग कर रहे हैं हमें नौकरी के लिए करना है, हमें सर्विस के लिए करना है, बट नहीं। अब जहां हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, जहां हमारा लर्नर चेंज हो रहा है, नॉलेज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वहीं हमें अपने रिसर्च में एटीट्यूड की जरूरत है। अब रिसर्च एटीट्यूड की जरूरत है। हम ओल्ड एजम्पशन के साथ हम अब रिसर्च नहीं कर सकते, और अगर हम करेंगे तो वो सक्सेसफुली नहीं होगा। हमें न्यू एरिया में रिसर्च चाहिए। अब हमारे पास न्यू स्ट्रीम्स है, न्यू एरिया आ रहा है एजुकेशन में, तो हम रिसर्च में भी उस तरफ जाने की बहुत जरूरत है। इसके साथ जब हम न्यू एरिया न्यू स्ट्रीम की बात करते हैं, तो विदाउट टूल्स वी कांट डू एनीथिंग। हमें टूल्स चाहिए, हमें टेस्ट चाहिए। बहुत सारे रिसर्चर हैं जो नए नए फील्ड में जाकर नए एरिया में काम करना चाहते हैं, बट उनके पास टूल्स नहीं होता, उनके पास टेस्ट नहीं होते, टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होते, तो वो उस वेरिएबल को ड्रॉप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि रहने दें, हम रहने दीजिए, हम इस पे नहीं, हम जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल टूल है, टेस्ट है, हम उस पे काम कर लेते हैं। और हम उस फील्ड पे जहां पर जाकर के हमें काम करना चाहिए, उस न्यू स्ट्रीम पे, न्यू एरिया पे, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये हमारे रिसर्च का ड्रॉबैक है, यानी कहीं ना कहीं टूल्स की कमी है। हमें अब नए एरिया में टूल्स चाहिए। इसके साथ एक और पॉइंट है कि हमारे जो टूल्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पुराने हैं। आप लोग सब लोग, बहुत जो लोग अभी यहाँ कनेक्टेड हैं, अगर रिसर्च होल्डर हैं या रिसर्चर अभी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब वो रिसर्च उनने देखा तो कोई 1930 का है, 1879 के रिसर्च टूल्स हैं, टेस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, वो वैलिड हैं, बट क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हम उन टूल्स को लेकर आज भी काम कर रहे हैं, एज इट इज हम वो टूल्स उठाकर अपने रिसर्च में यूज कर लेते हैं, तो क्या हमारे रिजल्ट जो आते हैं वो सही होंगे? कहीं ना कहीं हमें वैलिडेशन की जरूरत है, टूल्स एंड टेस्ट वैलिडेशन। टूल्स एंड टेस्ट वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो पुराना टेस्ट है, जो ओल्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उसको आज के रेफरेंस में हम उसको पहले मॉडिफाई करें, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी निकालें, देन हम उसको अपने रिसर्च में यूज करें। तो ये बात मैं आप लोगों से इसलिए आज आपके सामने शेयर करी मैंने कि अब हमें रिफ्रेमिंग द रिसर्च जरूरी है। और उसके साथ मैं ये एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आज आप ये लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद अगर आप एक टेस्ट फ्रेम करते हैं, टीचर, एजुकेटर्स, पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर, आप सभी लोग अगर आप टूल्स को डेवलप कर सकते हैं और इस लेक्चर के बाद, तो बहुत सक्सेस होगा आज का लेक्चर। और मुझे लगता है कि अब हमें इस विषय में सोचना चाहिए। उसके लिए आप लोगों से यही है कि आप जो इस फील्ड में कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, 2-3 लोग मिल करके एक टूल डेवलप करिए, नए नए, जिस पर कि आज हमारे पास जरूरत है। स्पेशल एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, आईसीटी है, टेक्नोलॉजी है, इन सब में हमें टूल्स चाहिए। टूल्स हमारे पास अभी उस बहुत सारी फील्ड ऐसे हैं जिसमें टूल्स अवेलेबल नहीं है। तो कुछ लोग मिल करके हम टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और जो टेस्ट आप यूज करते हैं वो भी आप ध्यान रखिए कि अगर वो टेस्ट पुराना है, उसको आज वैलिडेशन की जरूरत है, उसमें कहीं ना कहीं आप पहले उसमें मॉडिफिकेशन करिए, आज के रेफरेंस में उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकालिए, देन उसको आप अपने रिसर्च में यूज करिए। अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। ये जो आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इसको आप लोग इस पे विचार करिए और आगे इस पे जरूर बात करिए। थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन।
टेस्ट कंस्ट्रक्शन या टेस्ट डेवलप वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें जो वर्ड है टेस्ट, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके बेसिक, उसके डेफिनेशन को डिफाइन, जो हम उसको डिफाइन करते हैं, अगर आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं जब आगे उस पर आप काम करेंगे, उसके प्रोसीजर पे आप जाएंगे, तो वो वे आपके लिए इजी हो जाएगा। एक्चुअल में जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती है, क्या ये अचीवमेंट टेस्ट है, या ये इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है, या ये क्या है, व्हाट इज टेस्ट। तो जो जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, अगर हम उसको डिफाइन करें, उसको एक्सप्लेन करें, तो द टेस्ट इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच सम इंफॉर्मेशन इज सॉल्व। टेस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। टेस्ट में क्वेश्चंस की सीरीज होती है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट। सेकंड इज, हम इस टेस्ट से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं। जो भी इस टेस्ट को फिल करता है, इस टेस्ट को देता है, उससे हम क्या लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो दो मेन चीज हमारे टेस्ट में होती है कि टेस्ट इज ए सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस की सीरीज होती है। सेकंड इज, हम टेस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं कि ये जानकारी आप हमें दीजिए, आप अपने बिहेवियर कर रहे हैं, बिहेवियर मेजर कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानकारी, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कुछ जो हमारे साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट होते हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन पर बेस्ड होता है। और ऐसे तो बहुत सारे हम बातें कर सकते हैं, मगर जो मेन चीज है कि हम जो टेस्ट से है, हम बहुत सारे ट्रेट्स को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारे बिहेवियर को हम चेक कर सकते हैं। और टेस्ट के थ्रू हम टू ग्रुप्स में कंपेयर भी कर सकते हैं, सेम ट्रेट्स पे कर सकते हैं और अलग अलग ट्रेट्स पे या बिहेवियर पर हम मेजर कर सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं। टेस्ट से हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दोनों कर सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा इसको भी आप समझेंगे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आर पॉसिबल थ्रू टेस्ट। किया गया फॉर द टेस्ट फॉर द मेजर ऑफ रीडिंग एबिलिटी। ओके, रीडिंग के लिए टेस्ट डिजाइन किया गया है। अगर वी आर measuring reading ability for this from this test, तो क्या हमारे पास आएगा, रीडिंग एबिलिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आएगा। टेस्ट डिजाइन फॉर मेजरिंग रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी अगर मेजर हो रही है, इट मींस ये टेस्ट से हम क्या मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजर कर रहा है ये। बट किसी टेस्ट से अगर हम किसी स्टूडेंट का, किसी लर्नर का स्टेटस इन क्लासरूम देखते हैं, इन रीडिंग एबिलिटी, क्लास में उसकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, इफ आई मेजर, तो क्या हमारे पास आ रहा है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो रहा है। फर्स्ट हमने इस टेस्ट से जो मेजर किया वो क्वांटिटेटिव था और ये क्वालिटेटिव था, और ये यहाँ पर हमने जब स्टेटस देखा तो हमने क्या देखा, मात्रात्मक। क्या देखा, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। और फर्स्ट में हमने क्या देखा, गुणात्मक, क्वालिटेटिव। तो ये दोनों मेजरमेंट पॉसिबल है थ्रू कंस्ट्रक्ट करना है, टेस्ट हमें डेवलप करना है, टेस्ट को हमें स्टैंडर्डाइज करना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये हमको ये समझना है कि एक अच्छे टेस्ट की कौन सी विशेषता है। अगर हम इसको टू पार्ट्स में देखते हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल टू पार्ट्स हमारे सामने है। एक्सटर्नल क्वालिटी या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वो उस
टेस्ट उसके बिहेवियरल क्राइटेरिया को चेक करते हैं, जैसे पर्पसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सिंपलिसिटी, यूनिवर्सल एंड इकोनॉमिकल। जो टेस्ट हम बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। विदाउट पर्पस कोई टेस्ट मीनिंगफुल नहीं होता। मीनिंगफुल अगर है टेस्ट, इट मीन्स कि वहां पर उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने का, डेवलप करने का हम कोई पर्पस या कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि हम जिस विषय पे टेस्ट बना रहे हैं, चाहे हम अचीवमेंट पे बना रहे हैं, चाहे हम बिहेवियर मेजर कर रहे हैं, उस सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, अगर कैरिकुलम बेस्ड टेस्ट है तो कैरिकुलम को कवर करे, अगर किसी बिहेवियर को मेजर कर रहा है तो उस बिहेवियर के ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करे, तभी वो टेस्ट में कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगा, कंप्लीट होगा। सिंपलिसिटी, टेस्ट हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में सिंपल होना चाहिए, उसको स्कोरिंग में सिंपल होना चाहिए। बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स टेस्ट अपना ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं उसमें वो हम लैप्स कर जाते हैं अगर हम जो चाहते हैं। तो टेस्ट बहुत सिंपल होना चाहिए और उसकी स्कोरिंग भी सिंपल होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें सिंपल होनी चाहिए। यूनिवर्सल, सबके लिए यूजफुल होना चाहिए। विदाउट यूटिलिटी टेस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें यूटिलिटी चाहिए। इकोनॉमिकल, टेस्ट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग या एनर्जी कंज्यूमिंग या मनी कंज्यूमिंग ये होता है, तो हम उसको उस टेस्ट की यूटिलिटी कम हो जाती है, यूज कम हो जाता है। इस टेस्ट में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मतलब टेस्ट आप बना रहे हैं तो उसके इकोनॉमिकल पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एनर्जी के, चाहे मनी के, तो उसमें इकोनॉमिकल होना चाहिए। फिर इंटरनल क्वालिटी की बात करते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं इसी पर फोकस करूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें और जानना है ना, उसके डेप्थ पे जाना है। तो उसी वजह से आज हम टेक्निकल क्राइटेरिया पर ज्यादा फोकस करेंगे। जो इंटरनल या टेक्निकल क्राइटेरिया होता है टेस्ट का, उसमें फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेटिव, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। ये इसके टेक्निकल क्राइटेरिया है। कोई भी टेस्ट अगर आप डेवलप कर रहे हो, आप अगर कोई टेस्ट बना रहे हो, तो उसमें ये टेक्निकल क्राइटेरिया का होना बहुत जरूरी है, तभी वो टेस्ट जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है और स्टैंडर्डाइज किया है वो अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर पाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी भी टेस्ट को अगर हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, इट मींस हम उसको उस टेस्ट के थ्रू जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, फर्स्ट इज हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। मेन पर्पस यही है। अगर टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, इट मींस कि हम उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, उसका सामान्यीकरण कर सकते हैं, ठीक है। और उससे हम उसी कंडीशन में, उसी नॉर्म्स में हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। विदाउट स्टैंडर्डाइज आप किसी भी टेस्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो कंपैरिजन सही नहीं है, सही नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट से क्या मेन दो उसके एलिमेंट्स हैं, सिंपल से, कि अगर टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है तो यू कैन कंपेयर इन अदर ग्रुप एंड अदर वेरिएबल्स। और अगर आप ये कह रहे हैं कि टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, इट मींस इसके रिजल्ट जनरलाइज किए जा सकते हैं, इनको दूसरे स्थितियों में हम इसके रिजल्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से होता है। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिविटी, टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है कि अगर कोई टेस्ट जिसमें सब्जेक्ट के व्यूज, सब्जेक्ट के डिसीजंस इफेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट मींस जो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जो उसको यूज कर रहा है, जो उसको स्कोर कर रहा है,
जो उसकी स्कोरिंग कर रहा है, ये सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी सब्जेक्टिविटी, उनके व्यूज, उनके थॉट, उनके डिसीजन अगर उस टेस्ट पर इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अगर टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन पे, टेस्ट के यूज करने में और टेस्ट की स्कोरिंग में, अगर टेस्ट की स्कोरिंग फ्री फ्रॉम पर्सनल डिसीजन एंड पर्सनल व्यूज एंड सब्जेक्टिविटी, अगर इससे फ्री है, सब्जेक्टिविटी से फ्री है, फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या हुई? जो सब्जेक्ट जो उसको यूज कर रहा है, उसके डिसीजंस, उसके व्यूज, अगर उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देंगे, तो वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें नहीं है। तो जब भी हम टेस्ट बनाए, ये ध्यान में रखें कि हमें कैसे आइटम्स उसमें रखने हैं जिससे कि हमारा टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो, ना कि सब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव हो जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसका जो टेक्निकल क्राइटेरिया है वो लो हो जाएगा, सब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स कम इफेक्टिव होंगे, उसको जनरलाइज करना मुश्किल होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम, जिनको हम रिसर्च में यूज करने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो ऑब्जेक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्राइटेरिया। ठीक है, फिर आता है डिस्क्रिमिनेटिव। इस पर हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जब हम देखेंगे कि जो टेस्ट आइटम्स होते हैं, जो टेस्ट होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए। जो अपर ग्रुप होता है, लोअर ग्रुप होता है, उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन पावर करने का पावर होना चाहिए। ये उसकी एक टेक्निकल क्राइटेरिया है। रिलायबिलिटी, टेस्ट में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स, ये इसके जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। टेस्ट डेवलप करना है और टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना है, तो हमें कुछ बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट। अगर हम अपने टेस्ट को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली इस पे विचार करते हुए, प्रैक्टिकली आप इस पॉइंट पर जाइए कि हमें एक टेस्ट डेवलप करना है और उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजों का, कौन से स्टेप्स पे चलना है। सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करते जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में आप अपने टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। इसमें जो स्टेप्स हैं, उसमें प्लानिंग ऑफ द टेस्ट है, राइटिंग आइटम ऑफ द टेस्ट है, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट है, reliability of the final test है, validity of the final test है, and preparation of norms and final test, preparation of the manual and reproduction of the test। ये सारे इसके steps हैं जो हमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर में हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। हम कोई भी वर्क, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वी डू प्लान। विदाउट प्लानिंग क्या होगा? कहीं ना कहीं हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो प्लानिंग, सबसे पहले हम जब टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट डेवलप करना शुरू करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने में हम किस चीज की प्लानिंग करेंगे? प्लानिंग हम इस चीज की करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए जो आपके सामने है, स्पेसिफाई द ब्रॉड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको वहां पर अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने हैं। फिक्स्ड योर ऑब्जेक्टिव। क्यों बना रहे हैं हम ये टेस्ट? क्या मेजर कर रहे हैं? इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों? व्हाई? अगर ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखकर अगर आप टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट यू प्रिपेयर, फर्स्ट यू मेक ए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट कि ये टेस्ट हम क्यों बना रहे हैं, ये टेस्ट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, ये टेस्ट क्या मेजर करेगा। अगर आप इन प्रश्नों का, इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाएंगे कि ये टेस्ट क्यों बनाया जा रहा है। आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में नहीं आएंगी, बहुत क्लियर रहेगा कि ये टेस्ट क्यों बना रहे हैं।
इसका पर्पस क्या है और ये किन चीजों को मेजर करेगा, इसके मेजर्स क्या है। जब आप मेजर्स डिसाइड कर लेंगे, इसके पर्पस को आप डिसाइड कर लेंगे, तो आपके जो स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आपके पास आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले स्पेसिफाई द ब्रॉड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ नेचर ऑफ कंटेंट एंड आइटम टू बी इंक्लूडेड। इसी प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो कंटेंट हम ले रहे हैं वो कौन सा कंटेंट होगा। कंटेंट के बारे में डिसीजन लेना, उसके स्टेप्स, उसके कवर, उसके कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कहाँ तक, किसी भी विषय पे आप अगर टेस्ट बनाते हैं तो आपको कंटेंट बहुत ब्रॉड, बहुत वास्ट हर चीज का आपको मिलेगा, बट हमें अपने टेस्ट के लिए उस कंटेंट के कौन से पार्ट पर जाना है। तो हम जब बिफोर डिजाइनिंग द टेस्ट वी डिसाइड नेचर ऑफ द कंटेंट और आइटम टू बी इंक्लूडेड। आइटम जिसका एक सिंपल नेम होता है, वैसे उसको हम अपने रिसर्च में टेक्निकल वर्ड है और हमें वही यूज करना चाहिए। क्वेश्चंस इज आइटम। तो जो भी आइटम्स हम अपने टेस्ट में रखने वाले हैं, उसको यहाँ पर हम उसके बारे में भी हम डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं। जो आइटम है, नेक्स्ट करना, इसके पहले और हम प्लानिंग में ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारा जो टेस्ट की हम सैम्पलिंग जो होगी उसका मेथड क्या होगा, टाइम लिमिट क्या होगी कंप्लीशन की, कितने समय तक में हमें अपना टेस्ट कंप्लीट करना है बना करके, 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर, मैक्सिमम टाइम हम कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसाइड करते हैं। फिर हम जब टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए हमें रिप्रोडक्शन के लिए कितने नंबर्स रखने हैं, प्रिंट कितने कराने हैं, ये सारी चीजों की हम प्लानिंग यहाँ पर कर लेते हैं। हमने जैसे स्टार्टिंग में जो प्लान किया था उसमें हम जो आइटम डिसाइड कर रहे थे, कंटेंट एंड आइटम, जो आइटम हमने इंक्लूड किया है अपने टेस्ट में उसको यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आइटम राइटिंग स्टार्ट विद द प्लानिंग डन अर्लियर। जो हमने इसके बिफोर हमने जो प्लान किया था कि हमें टेस्ट में ये कंटेंट रखना है, ये आइटम्स रखने हैं, उसका यहाँ पर हम उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और वी मेक अ आइटम, वी स्टार्ट राइटिंग द आइटम। हम आइटम अपने क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए ये चीज लिखी है कि हम बहुत इजी समझते हैं आइटम मेकिंग, आइटम प्रिपरेशन, आइटम राइटिंग बहुत इजी समझते हैं, क्वेश्चंस बना लिए। नहीं, ये एक टेक्निकल, ये क्रिएटिव आर्ट है। और जो राइटर है और रिसर्चर है, जो टेस्ट राइटर है या आइटम राइटर है, उसका इमेजिनेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उसमें ये पावर है, इमेजिनेशन पावर है, उसमें एक्सपीरियंस है, उसके पास प्रैक्टिस है, उसके पास क्रिएटिव आर्ट है, तो वो जो आइटम राइटिंग करेगा वो प्रॉपर होगा, एप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन और आइटम लिखना इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इस पे ऐसा आप सोच सकते हैं कि इतना विचार करने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम इस पे विचार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो आइटम की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो जब हम राइटिंग आइटम ऑफ द टेस्ट वाले स्टेप पे बात करते हैं तो इस स्टेप पे हम राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वी राइट द आइटम्स, वी स्टार्ट द राइट आइटम्स। और जब हम इस पर विचार कर लेते हैं कि इमेजिनेशन के थ्रू, एक एक्सपीरियंस के थ्रू कि हमें ये आइटम्स बनाने हैं, ये आइटम्स लिखने हैं, ये क्वेश्चंस हमें लिखने हैं, उसके साथ हम दो चीजें डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, यहीं पर कि हमें कितने नंबर्स क्वेश्चंस रखने हैं। आपने देखा होगा, आप सब बहुत कई लोग एक्सपीरियंस्ड हैं होंगे यहाँ पे, कि कभी कभी कोई टेस्ट आप देखते हो उसमें 60 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस हैं, 4-5 डायमेंशंस हैं। अरे आप जब उसको एडमिनिस्ट्रेट करने जाते हैं तो आप खुद ही उस पर विचार करते हैं
क्या ये सही है? जो जो हमारा सब्जेक्ट है, ये इसको पढ़ के 60 आंसर्स दे देगा, सही आंसर देगा, इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ेगा वो? तो नंबर ऑफ आइटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि हम कम रख दें कि तो हमारा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, या हम ज्यादा बहुत सारे 120, 100, 60, 70 आइटम्स रख दें तो हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, इट्स डिपेंड अपॉन टेस्ट सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट पे आप टेस्ट बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स रखने चाहिए। मे बी बहुत ज्यादा भी जरूरत हो सकती तो आप रख सकते हैं, आपके मेजर्स ज्यादा होंगे तो आप रख सकते हैं। बट यहाँ पर हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हम जब नंबर्स डिसाइड करते हैं तो हमें ये देखना है कि एक सब्जेक्टिव के हिसाब से, एक सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा एग्जामिनी है उसके अकॉर्डिंग क्या ये आइटम नंबर कितने होने चाहिए। हमें उनका मेंटल लेवल जिनके लिए बना रहे हैं, उनका उनकी एज, बहुत सारी चीजों को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर नंबर्स रखने चाहिए। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम इस पे मैं बहुत डिटेल में आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि जनरली आप सभी जानते हैं इस चीज पर कि जब हम टेस्ट आइटम बनाते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे टाइप के शॉर्ट आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे टाइप के ओपन एंडेड होते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट एग्जामिनी अपने व्यूज, अपने थॉट, अपने इमेजिनेशंस को वहां पर शो कर सकता है। और शॉर्ट आंसर्स, उसमें भी वो कहीं ना कहीं अपने जो नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को डिटेल में दे सकता है, शॉर्टली दे सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो आप लोग सभी जानते हैं कि जिसमें कि हमें जो क्वेश्चंस होते हैं और जो उसमें स्कोरिंग आती है वो बहुत ऑब्जेक्टिवली होती है। मल्टीपल चॉइस आता है, अल्टरनेटिव आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट आइटम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। तो हमें यहाँ पर जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम जब डेवलप कर रहे हैं अपने आइटम, तो हमें ये डिसाइड करना है कि विच टाइप ऑफ टेस्ट आइटम वी इंक्लूडेड इन अवर टेस्ट। हो सकता है कि आपको यहाँ जरूरत है कि आप ऐसे टाइप के रखना है तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। यू थिंक फॉर ऐसे टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ऑब्जेक्टिवली सारे टेस्ट आइटम्स रखने हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन से आइटम्स हमें रखने। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम में हम यहाँ पर जो हमने प्लान करा था, नंबर्स डिसाइड कर लिए, अब साथ में हम आइटम भी बनाना शुरू करते हैं। पहले डिसाइड कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस रखने हैं, किस टाइप के आइटम्स रखने हैं, और फिर देन हम वी स्टार्ट टू राइट। तो हमारे टेस्ट, हमारे क्वेश्चंस, आइटम्स बन गए। अब हम उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे जगह पे बहुत सारे चीजें हो रही हैं, होती हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि ट्राई आउट पहले हमें एक्सपर्ट्स को दिखाना चाहिए, फिर होता है कि हमें उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हैं, आप लोग जानते भी होंगे, बट थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई होना है। अगर हम एक्चुअल में टेस्ट कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, अगर हम एक्चुअल में टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो हमें उसके जो प्रोसीजर है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए और बहुत ही स्पेसिफिक होकर करना है कि इस स्टेप से के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम ये निकालना चाहते हैं, इस स्टेप के इस एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये निकालना चाहते हैं। तो जैसे आपके सामने मैंने एक रखा है प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट भी बोलते हैं। इसे हम प्री टेस्ट भी बोलते हैं, प्री ट्राई आउट भी बोलते हैं, फर्स्ट ट्राई आउट भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्राई आउट हम जो करते हैं, जो हमने टेस्ट आइटम्स बना लिए हैं, जो क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं, हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, उसको यहाँ पर हम एक प्रिलिमिनरी, फर्स्ट ट्राई आउट में एक प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एक स्मॉल ग्रुप पर।
ठीक है, ये ग्रुप हमारा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, ये 100 तक का ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर हम जो टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पर्पस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्राई आउट। फर्स्ट ट्राई आउट का पर्पस है कि जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें क्या वीकनेस है, कुछ छूट तो नहीं गया, ओमिनेशन मतलब ओमिशन, क्या क्या चीज हमने ऐसी छोड़ तो नहीं दी है, कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो अनएप्रोप्रिएट है, जरूरी नहीं था और हमने रख दिया। तो यहाँ पर आकर हम इसलिए इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। यहीं पर हम टेस्ट की लेंथ और टेस्ट टाइम लिमिट फॉर द टेस्ट, लेंथ ऑफ द टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फर्स्ट टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देंगे, एक स्मॉल ग्रुप को देंगे, 100 के ग्रुप को देंगे, 100 200 ग्रुप को देंगे, तो आप जब देंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, आपका वो टेस्ट टाइम आएगा कि टाइम लिमिट क्या है। आपके कंस्ट्रक्शन आइटम बना देने से आप यू कांट फाइंड आउट टाइम। जब आप उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तब आपके सामने टाइम लिमिट आएगी उस टेस्ट की। देन यू लास्ट में आप लिखेंगे इंस्ट्रक्शन में कि इस टेस्ट की ये टाइम लिमिट है, और ये टाइम लिमिट डिसाइड आप कब करेंगे, फर्स्ट ट्राई आउट पे। लेंथ ऑफ द टेस्ट, बहुत ज्यादा बड़ा है टेस्ट, बहुत छोटा है टेस्ट, ये दोनों चीजें हम फर्स्ट ट्राई आउट में क्लियर करते हैं और डिसाइड करते हैं। फिर इसके बाद आता है सेकंड ट्राई आउट, जिसमें हम आइटम एनालिसिस के लिए, हमने फर्स्ट ट्राई आउट करा टाइम के लिए, लेंथ के लिए, और हमने जो आइटम्स रखा था उनकी क्वालिटी को देखने के लिए, उनकी कमियों को देखने के लिए, वीकनेस को देखने के लिए हमने फर्स्ट ट्राई आउट करा। सेकंड एक्सपेरिमेंटल जो होता है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसको हम सेकंड ट्राई आउट भी बोलते हैं, सेकंड ट्राई आउट होता है आइटम एनालिसिस के लिए। ये भी हमें, यहाँ पर हमारा ग्रुप थोड़ा लार्ज हो जाता है, हमको अप्रोक्स हमें 400 तक एग्जामिनी यहाँ पर लेने चाहिए, उससे कम नहीं, एटलीस्ट 400 होने चाहिए जहां पर हम टेस्ट को सेकंड ट्राई आउट के लिए ले जाते हैं। आइटम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि एक टेक्निकल पार्ट ऑफ द टेस्ट होता है, और आइटम एनालिसिस के थ्रू ही हम अपने टेस्ट को एक फाइनल टेस्ट की तरफ ले जाते हैं। तो फर्स्ट इज आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस इंडिकेट फॉर ट्रूथफुलनेस ऑफ आइटम। आइटम वर्ड में फिर भी क्लियर कर रही हूँ, आइटम मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग जो यूज करते हैं, जनरली जो यूज होता है वो होता है क्वेश्चन। यहाँ हम टेक्निकल वर्ड होता है हमारे रिसर्च में, हमारे टेस्ट में, इसको हम आइटम बोलते हैं। यहाँ हमने वर्ड लिखा है आइटम एनालिसिस। इट मीन्स यहाँ हम ईच आइटम, ईच क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस क्यों करते हैं, जिससे हमने जो टेस्ट आइटम्स रखे हैं हमारे टेस्ट में वो कितने ट्रूथफुलनेस हैं, मीनिंगफुल है, यूजफुल है, जिस पर्पस के लिए हम आइटम को रख रहे हैं वो उसको पूरा कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। वो जो इंफॉर्मेशन वी वांट टू गैदर, जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो हमें इनसे मिल रही है कि नहीं, ये आइटम एनालिसिस का पर्पस होता है। आइटम एनालिसिस के थ्रू हम उस आइटम के एक एक आइटम को, अगर सपोज आपने 50 20 30 जो भी क्वेश्चंस रखे, आइटम्स रखे, अब एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, हर एक आइटम को एनालाइज करेंगे, और हर एक आइटम से ये निकालेंगे एनालिसिस के थ्रू कि ये आइटम यूजफुल है कि नहीं, ये आइटम में ट्रूथफुलनेस है कि नहीं, ये आइटम हमारे को जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो दे रहा है कि नहीं। तो आइटम एनालिसिस के थ्रू हम आइटम के ट्रूथफुलनेस को चेक करते हैं। इस प्रोसेस में, आइटम एनालिसिस एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है
इस प्रोसेस में जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो कुछ आइटम्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं हमारे टेस्ट से, कुछ को हम मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ करेक्ट कर देते हैं, और कुछ आइटम जो फाइनल टेस्ट के लिए ले जाते हैं वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो आइटम एनालिसिस प्रोसेस है उसमें आइटम सिलेक्टेड किए जाते हैं, एलिमिनेटेड किए जाते हैं और मॉडिफाइड किए जाते हैं, और जो एलिमिनेट हो गए उनको हटा दिया जाता है, जो सिलेक्ट होते हैं, जो मॉडिफाइड होते हैं, उनको आगे हम फाइनल टेस्ट के लिए ले जाते हैं। आइटम एनालिसिस में फिर भी आप एक क्वेश्चन माइंड में होगा, जब आप लोग जानते हैं बट फिर भी, कि हम क्या करते हैं। हम दो चीजें निकालते हैं आइटम एनालिसिस से, उस जो आइटम की, उस प्रश्न की, उस आइटम की दो चीजें निकालते हैं। फर्स्ट इज आइटम डिफिकल्ट इंडेक्स और आइटम डिफिकल्ट लेबल, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। आइटम डिफिकल्ट लेबल भी निकालते हैं उस आइटम का, और आइटम डिफिकल्ट इंडेक्स और डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम, दो चीजें आइटम एनालिसिस के थ्रू हर एक आइटम की, हर एक प्रश्न की डिफिकल्ट लेबल को निकालते हैं। वी फाइंड आउट डिफिकल्ट लेबल एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम। ये दोनों ही प्रोसेस ही आइटम एनालिसिस होता है। फर्स्ट इज आइटम डिफिकल्ट इंडेक्स. The difficulty value of an item is defined as the percentage of the individual who answer the item correctly. This percentage is known as index of difficulty of an item. Difficult जो वैल्यू है एक आइटम की, वो हम कैसे उस वैल्यू को कैसे निकालते हैं? उसके परसेंटेज से। कौन से परसेंटेज? करेक्ट आंसर्स के। सपोज एक ग्रुप को आपने टेस्ट दिया, एडमिनिस्ट्रेट किया, 100 को दिया, 100 में से हर एक बच्चे ने, 100 स्टूडेंट्स में से इस फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट आइटम को करेक्ट करने का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर नोन एज ए इंडेक्स ऑफ डिफिकल्ट लेबल या डिफिकल्टी ऑफ द आइटम। तो आइटम डिफिकल्टी क्या हुआ? एक आइटम की, एक क्वेश्चंस की डिफिकल्टी या कठिनाई स्तर को बताता है। अब ये डिफिकल्टी लेवल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम उसके करेक्ट आंसर्स के परसेंटेज से हम डिफिकल्ट लेवल निकालते हैं। इस आइटम को करेक्ट करने वालों का परसेंटेज कितना है? आइटम डिफिकल्ट इंडेक्स क्यों निकाल रहे हैं हम? आइटम इंडेक्स, डिफिकल्ट इंडेक्स से, कठिनाई स्तर से हम जो टेस्ट पेपर बनाते हैं, उस आप हमेशा देखिए हमारा कैरिकुलम, हमारा सिलेबस, हमारा एजुकेशन सिस्टम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। हम पहले हर चीज सिंपल रखते हैं, सरल रखते हैं। हमारे सिलेबस का, हमारे कंटेंट का हर पार्ट, फर्स्ट पार्ट सिंपल होता है, सेकंड थोड़ा हार्ड होता है, फिर हार्ड होता जाता है। वही चीज हमारे क्वेश्चंस पेपर में होती है, वैसे वही चीज हमारे टेस्ट में होती है। हम पहले सिंपल सरल आइटम्स या क्वेश्चंस रखते हैं, फिर उसके बाद हम मिडिल में आके थोड़ा हार्ड जाते हैं, और लास्ट में जाकर हमारे क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? टेस्ट आइटम अरेंज इन डिफिकल्ट ऑर्डर। डिफिकल्टी ऑर्डर हमें चाहिए। फर्स्ट इज कुछ, हमें कुछ क्वेश्चन सिंपल चाहिए, कुछ उससे ज्यादा हार्ड चाहिए और बहुत हार्ड चाहिए। तो जब हम डिफिकल्ट वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हमें हर एक क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल पता चल जाता है। ये कम हार्ड है, ये ज्यादा है, इसकी डिफिकल्ट लेवल क्या है, वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट में उसको अरेंज करते हैं। कम डिफिकल्टी वाले जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है उनको हम फर्स्ट रखते हैं, सेकंड हम मिडिल में हम उससे हार्ड वालों को रख देते हैं, और सबसे लास्ट में आकर हम और कॉम्प्लेक्स या हार्ड क्वेश्चंस को, वेरी हार्ड क्वेश्चंस को हम वहां पर रख देते हैं। तो जो डिफिकल्टी वैल्यू हम आइटम की निकालते हैं वो हमें हमारे टेस्ट में क्वेश्चंस के ऑर्डर को
जैसे बहुत सारे प्री टेस्ट होते हैं सिलेक्शंस के लिए, प्री सिलेक्शंस जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल को फॉलो करते हुए ही बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपके सामने जो है वो रेंज ऑफ डिफिकल्टी। मैंने आपसे बताया कि व्हाट इज डिफिकल्ट वैल्यू, व्हाट इज डिफिकल्ट इंडेक्स, करेक्ट परसेंटेज ऑफ आंसर। जो भी करेक्ट आंसर है उसका परसेंटेज इज कॉल्ड एज नोन डिफिकल्ट इंडेक्स। यहाँ पर कुछ डिवीजन है, कुछ रेंज है डिफिकल्ट वैल्यू की या इंडेक्स की। फर्स्ट इज सिंपल आइटम। जिस आइटम को, जिस प्रश्न को का आंसर 100% करेक्ट है, सभी लोगों ने, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल एग्जामिनी, सभी ने उसको करेक्ट कर दिया है, तो वो आइटम सिंपल आइटम होता है। और उस ऐसे आइटम को हम अपने टेस्ट में नहीं रखते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उसमें डिफिकल्ट लेवल 0 है, वैल्यू 0 है। वो हमारे पर्पस को, हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर रहा है। जिस चीज को हम मेजर करना चाह रहे हैं वो हमें बताएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे आइटम को रिजेक्ट किया जाता है। हाई डिफिकल्ट आइटम, जिसको कि कोई भी ना कर सके, 0%, आंसर्ड करेक्टली बाय 0%, ऐसे आइटम को भी हम रिजेक्ट करते हैं, जिसको कि हमारे किसी भी एग्जामिनी ने सॉल्व ही नहीं कर पाए। इसको हमें रखने से कोई मतलब नहीं आंसर दिया, उस क्वेश्चन का किसी ने भी आंसर नहीं दिया। रीजन कुछ भी हो सकता है, हार्ड हो और भी कुछ, मगर आंसर नहीं आया, 0%, उसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। लो डिफिकल्ट आइटम, आंसर करेक्ट 90% से अधिक लोगों ने उसको अगर सॉल्व कर दिया, तो वो आइटम लो डिफिकल्ट आइटम में आ जाता है। इसके कुछ आइटम्स को हम अपने क्वेश्चंस में रखते हैं। जब हमें क्रम ऑर्डर अरेंज करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सिंपल, स्टार्टिंग में हम केबीसी देखते हैं ना, देखा होगा आप सब लोगों ने, तो फर्स्ट 10,000 तक सब लोग कर लेते हैं सॉल्व, और उसमें आते हैं कि हम भी अब चले जाते हैं वहां पर, क्योंकि हमसे तो सब बन रहा है। मगर जैसे जैसे देखिए आप, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाता है, क्वेश्चंस हार्ड होते जाते हैं। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर कोई सॉल्व कर लेता है। वहां पर क्या है, वो लो डिफिकल्ट आइटम होते हैं, बहुत सरल, उनको भी जरूरत होती है हमारे टेस्ट में स्टार्टिंग में, तो हम इसके कुछ सम आइटम्स सिलेक्ट कर लेते हैं और यूज करते हैं। डिफिकल्ट आइटम जो कि आंसर करेक्टली बाय बिलो 90, यानी कि 19% से कम लोगों ने उसको सॉल्व किया है, तो वो हार्ड है, डिफिकल्ट है। मान लीजिए 20% ही उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, 80 नहीं कर पा रहे, तो वो डिफिकल्ट हुआ। बट ऐसे आइटम भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहां हमें हार्ड क्वेश्चन के ऑर्डर में उनको रखना होता है। एवरेज डिफिकल्ट आइटम जो आंसर करेक्टली बाय द 40% टू 60%, 40 से 60% एग्जामिनी उसको करेक्ट कर ले रहे हैं, इट मीन्स वो एवरेज डिफिकल्ट आइटम, सामान्य नॉर्मल डिफिकल्ट वैल्यू। हम ऐसे मैक्सिमम आइटम्स अपने टेस्ट में रखते हैं जिनका आंसर 40 टू 60% लोगों ने सही दिया है या दिया है। तो यहाँ पर ये जो हमें अपने टेस्ट में आइटम को सिलेक्ट करना के लिए और कि कौन से आइटम्स रखने हैं, देन उसको ऑर्डर में रखने के लिए, टेस्ट के क्रम को या ऑर्डर को फिक्स करने के लिए ये रेंज ऑफ डिफिकल्टी लेवल हम यूज करते हैं। एक बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डिफिकल्ट लेवल, बहुत सारे मींस कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डिफिकल्ट लेवल निकाल सकते हैं। एक सिंपल मेथड आपके सामने मैं जरूर रख रही हूँ, जिससे अगर आप टेस्ट डेवलप करें तो एटलीस्ट आइटम एनालिसिस
प्रोसेस को, आप प्रोसीजर को कर सके। फर्स्ट इज, जब हमने एक ग्रुप पे हमने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया हुआ है और हमारे पास उनके रिजल्ट्स आ गए हैं, तो हम उस रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। The number of examinees rank from highest to lowest on the basis of the total score. टोटल स्कोर के बेस पे हम हाई और लो रेंज में डिवाइड कर देते हैं, और जो फर्स्ट 27% ग्रुप है उसको हम अपर ग्रुप कहते हैं, और 27 सेकेंड ग्रुप जो होता है, जो लोअर ग्रुप होता है, यानी हाईएस्ट के 27% को हमने निकाल लिया और लोएस्ट के 27% को निकाल लिया। दो ग्रुप कर लिए, एक हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट 27% निकाल लिया और लोएस्ट 27% निकाल लिया, जिसको अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप कहते हैं। एक आईडी का फॉर्मूला आपके सामने है, जिसमें अगर हम अपर एंड लोअर दोनों ग्रुप के उस आंसर को जो करेक्ट आंसर करने वाले हैं, उसको अगर हम प्लस करके 100 से माइनस करते हैं और आफ्टर दैट हम डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास डिफिकल्ट लेवल आ जाता है। एक आपके सामने एग्जांपल दिया है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 को अपर ग्रुप के 73 लोगों ने किया और लोअर ग्रुप के 45 ने, तो डिफिकल्ट लेवल हमारे पास आया 41%। हमने अभी पहले बात करी थी कि 40 to 60 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हमने इस आइटम को सिलेक्ट कर लिया। सेकंड हमारे पास है 74 एंड 80 अपर एंड लोअर ग्रुप का, जहां हमारे पास 51 डिफिकल्ट लेवल आया, उसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। थर्ड आइटम जो था उसको अपर ग्रुप ने भी 27 करा और लोअर ग्रुप ने भी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो उसका परसेंट आया 90%, जिसके हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर हमें आईडी निकालना है, इंडेक्स निकालना है, डिफिकल्टी इंडेक्स निकालना है, तो हमें उस जो रिजल्ट्स आ रहा है, जो ग्रुप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको 2 पार्ट्स में करना है, अपर एंड लोअर ग्रुप में करना है, और उसके बाद उनके बीच का डिफरेंस निकाल करके हमें ये देखना है कि ये किस रेंज में आ रहा है, और उसके बाद हम अपने टेस्ट में उसको सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। फिर एक टेस्ट आइटम में डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होना चाहिए। डिफिकल्ट लेवल हमने निकाल लिया, उसके बाद हम निकालते हैं द इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आइटम, इसको आइटम वैलिडिटी भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन वैलिडिटी is that ability of the item on the basis of which the discrimination is made between superior and inferior. जो टेस्ट आइटम सुपीरियर और इंफीरियर, अपर एंड लोअर ग्रुप के बीच में डिवीजन करता है, उस टेस्ट आइटम को हम रखते हैं। और जो टेस्ट आइटम ऐसा है जो ये डिस्क्रिमिनेशन पावर उसमें नहीं है कि सुपीरियर ग्रुप का बच्चा और इंफीरियर ग्रुप के दोनों ही उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ऐसा टेस्ट आइटम हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे पर्पस को फुलफिल नहीं करेगा। इसलिए हम डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेशन पावर मतलब विभेदीकरण शक्ति, यानी एक टेस्ट में सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में डिवीजन करने का पावर। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर 3 टाइप से हम देखते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई टेस्ट आइटम अपर ग्रुप के अधिक लोगों ने करा, अधिक मैक्सिमम परसेंटेज पर आ रहा है और लोअर ग्रुप में कम, तो ये आइटम हम सिलेक्ट करेंगे। यानी अपर ग्रुप के मैक्सिमम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं और लोअर ग्रुप के कम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव होता है और हम उसको सिलेक्ट करते हैं। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में अपर ग्रुप कम कर रहा है और लोअर ग्रुप के लोग ज्यादा अगर उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसे आइटम को हम रिजेक्ट कर देते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन, अगर बैलेंस पैरेलल में चल रहा है, दोनों लोग अपर एंड लोअर दोनों ही ग्रुप का जो परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर है वो सेम है, तो फिर हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी जीरो होता है। वो डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं कर पा रहा, अपर ग्रुप भी उतना ही कर रहा है, लोअर ग्रुप भी उतना ही कर रहा है, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो होता है
उसको ही सिलेक्ट किया जाता है। अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, 27% हायर ग्रुप है, लोअर ग्रुप है। करेक्ट आंसर अगर 90% ने दिया अपर ग्रुप के और लोअर ग्रुप के 10 ने दिया है तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 80। ऐसे रिजल्ट्स को, ये मैंने बहुत सिंपल मेथड आपके सामने रखी है, डिफरेंट मेथड से केली की है, बहुत सारे हैं, बहुत डिफरेंट फॉर्मूलेज भी है, बट कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव आइटम, फर्स्ट आइटम इज पॉजिटिव है, सेकंड आइटम इज नेगेटिव है और थर्ड आइटम इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन है। तो सेकंड एंड थर्ड रिजेक्टेड होंगे, फर्स्ट इज सिलेक्ट फॉर आइटम, सिलेक्ट फॉर टेस्ट। टेस्ट की का जो हम आइटम एनालिसिस कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड डिफिकल्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, तो हमारे पास उस टेस्ट के फाइनल आइटम्स आ जाते हैं। जब फाइनल आइटम आ गए उसके बाद हम उस टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की विश्वसनीयता। वर्ड सभी ने सुना होगा, विश्वसनीय, रिलायबल। रिलायबल मतलब जो आपके लिए हमेशा काम आए, विश्वसनीय हो। एक बार कोई आपके लिए आपके लिए है तो आप उसको नहीं बोलेंगे कि वो रिलायबल है। रिलायबिलिटी, रिलायबल पर्सन या रिलायबल आपके लिए कोई चीज तब होती है जब रिपीट हो, रिपीटेशन ऑफ रिलायबल बिहेवियर, बार बार वो आपके लिए रिलायबल हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो उसमें रिलायबिलिटी है। यहाँ पे एक जनरल मैंने वर्ड की बात करी, विश्वसनीयता ये होती है, बट हमारे टेस्ट में रिलायबिलिटी जो होती है वो उस स्कोर की रिलायबिलिटी होती है। हम उस स्कोर से के रिलायबल होने की डिमांड करते हैं, उस स्कोर की एक्यूरेसी की बात करते हैं। जैसे बार बार कोई हमारे काम आता है, वो हमारे लिए रिलायबल पर्सन। बट यहाँ पर वही चीज है कि जो स्कोर हमारे पास आ रहे हैं किसी टेस्ट से, वो रिलायबल कब होंगे, वो रिलायबल हमारे लिए कब होंगे, हम उनमें रिलायबिलिटी, उनको रिलायबल कब बोलेंगे, जबकि वो टेस्ट में के स्कोर में एक्यूरेसी हो, शुद्धता हो, स्टेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, उस टेस्ट के स्कोर चेंज नहीं हो रहे हो। तो मैं बार बार स्कोर वर्ड बोल रही हूँ ना, तो जो रिलायबिलिटी है रिलेटेड टू स्कोर ऑफ टेस्ट, किससे रिलेटेड होती है, टेस्ट के स्कोर से। जो स्कोर्स हमारे पास, जब हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, स्कोर्स आते हैं, वो स्कोर्स कैसे होने चाहिए, वो प्राप्तांक कैसे होने चाहिए, उनमें एक्यूरेसी होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, वो उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बदलने नहीं चाहिए वो बार बार। That is the reliability. So reliability of the test indicate the consistency of the score. It is self correlation of the test. ये सेल्फ का कोरिलेशन निकालते हैं, मतलब वो अपने ही टेस्ट जो टेस्ट होता है उसको हम, उसके आइटम्स को हम कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्ट रिलायबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो टेस्ट के स्कोर आ रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं, कितने कंसिस्टेंसी है, कितने स्टेबल हैं, उनमें एक्यूरेसी कितनी है। जो हमारे अंक है, प्राप्तांक है, वो बदलने नहीं चाहिए, वो बार बार उनमें स्थायित्व या स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं, मेथड्स और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, इनको मैं डिफाइन करूंगी। बहुत ज्यादा डेप्थ में तो हम नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है, बट थोड़ा आपको उसका कॉन्सेप्ट जरूर मैं हर एक मेथड को क्लियर करूंगी। फर्स्ट इज टेस्ट रीटेस्ट मेथड। रिलायबिलिटी क्या है, टेस्ट के स्कोर से रिलेटेड होती है, और वो स्कोर कैसे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, बार बार नहीं बदलने चाहिए, उनमें इंटरनल, उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वो टेस्ट रिलायबल है और हम उसको यूज कर सकते हैं।
किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके मेथड्स एंड टाइप्स क्या है, वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड. इन टेस्ट रीटेस्ट मेथड, the single form of the test is administered twice on the same sample with reasonable time gap. इसमें आपके सामने जो डेफिनेशन दी है उसमें फर्स्ट इज कि जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है उसमें हम एक टेस्ट बनाते हैं, सिंगल फॉर्म ऑफ द टेस्ट. हमारे पास एक टेस्ट होता है, सिंगल फॉर्म ऑफ द टेस्ट होता है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेट 2 टाइम्स करते हैं, ट्वाइस एडमिनिस्ट्रेशन ट्वाइस करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं. थर्ड इज सेम सैंपल पे, उसी ग्रुप पे हम 2 बार उसको अप्लाई करते हैं विथ रीजनेबल टाइम गैप. यानी हमने अगर उसको एक बार एडमिनिस्ट्रेट किया है, हमें उसी ग्रुप पे, सेम ग्रुप पे दूसरी बार उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो वो ग्रुप पे हम जब एडमिनिस्ट्रेट करेंगे दूसरे समय सेकेंड टाइम, तो बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए. विद इन अ 6 मंथ हमें फिर से वो टेस्ट उस ग्रुप पे लगाना चाहिए. जब हम 2 बार एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारे पास 2 स्कोर्स आ जाते हैं. हमारे पास क्या आ जाते हैं? 2 स्कोर्स आ जाते हैं. इन दोनों स्कोर्स की के बीच में हम क्या करते हैं? कोरिलेशन करते हैं, निकालते हैं. द 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स कोरिलेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट. फर्स्ट टेस्ट का स्कोर आया, सेकंड टेस्ट का स्कोर आया, इन दोनों के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं, और ये हाई कोरिलेशन आने पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट रिलायबल है. कंडीशन वही है कि टेस्ट पेपर एक बनेगा, सैंपल से एक ही होगा, उस पे हम उसी सैंपल पे, सेम सैंपल ग्रुप पे 2 टाइम्स हम वो टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे. जब हमारे पास वो 2 स्कोर आ जाएंगे, उनके बीच में हम रिलायबिलिटी निकाल दें. तो इसे टेस्ट रीटेस्ट मेथड कहते हैं. टेस्ट रीटेस्ट मेथड बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉमन भी है. जनरली रिसर्चर इसको यूज करते हैं, रिसर्च स्कॉलर ज्यादातर यूज करते हैं अपने उसमें रिसर्च में. बट इसमें कुछ कमी है. बेसिक चीज ये है कि जब हम एक टेस्ट को रीटेस्ट के प्रोसीजर पे ले जाते हैं और टाइम गैप हम रीजनेबल रख रहे हैं विद इन अ 6 मंथ, 1 2 3 4 मंथ, कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रुप है वो डिस्टर्ब हो सकता है. मे बी वो ग्रुप हमें ना मिले, उस ग्रुप में के प्रोपोर्शन में चेंज हो जाए, कुछ बच्चे चले जाए. सेकेंड इज कि जब फर्स्ट मंथ से लेकर 3-4 मंथ में कहीं ना कहीं मेमोरी, मैच्योरिटी लेवल, बहुत सारी एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है जो स्कोर को इफेक्ट करता है, सेकेंड टेस्ट के स्कोर को इफेक्ट कर देता है. तो इसी कुछ वीकनेस के कारण एक नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट हाफ मेथड. जो कुछ वीकनेस हमारे फर्स्ट मेथड में थी उसको कुछ कम करने के लिए ये नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट हाफ. यानी एक टेस्ट को हम 2 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, in which the test is divided into 2 equal, nearly equal halves. The common way of splitting the test is odd even methods. In this way, from single administration of the single form of the test, 2 sets of the score are obtained. Correlation is computed, is obtain the reliability of half test. यहां तक आप समझे कि हमने एक टेस्ट बनाया, उसको 2 पार्ट्स में कर दिया. 2 पार्ट्स में करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड हम यूज करते हैं, ऑड इवन. ऑड क्वेश्चन एक तरफ कर दिए, इवन क्वेश्चन एक तरफ कर दिए. हमारे पास एक टेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हमने उसको एडमिनिस्ट्रेट किया, तो हमारे पास 2 स्कोर आए. ऑड के स्कोर आ गए, इवन के स्कोर आ गए. ऑड और इवन के स्कोर्स के बीच में हमने कैलकुलेट करा कोरिलेशन, तो ये रिलायबिलिटी आ गई. बट इट इज ए हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी. यहाँ अभी ये कंप्लीट नहीं है. जो कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं वो क्या है? हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी आई. हम यहाँ पर क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी फॉर द होल टेस्ट इज एस्टिमेटेड. हम इस हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी से हम होल टेस्ट की रिलायबिलिटी हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं.
हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास होल टेस्ट की रिलायबिलिटी आ जाएगी। तो हमने क्या करा, एक टेस्ट बनाया, उसको 2 पार्ट्स में करा। 2 पार्ट्स में करने का भी इसलिए हमें ऑड इवन करा, उसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें डिफिकल्ट लेवल भी रखना। अगर हमने 1 टू जैसे 30 क्वेश्चन है, 1 टू 15 एक तरफ कर दिए, 16 टू 30 एक तरफ कर दिए, तो क्या हो जाएगा, सेकंड में तो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और फर्स्ट पार्ट में सारे सिंपल क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ऑड इवन मेथड क्यों यूज करते हैं, हमने 1 नंबर लिया, 3 लिया, 7 लिया, 5 लिया, 7 लिया, हमारे डिफिकल्ट लेवल का जो ऑर्डर है वो भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होता। टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने उसको ऑड इवन में डिवाइड कर दिया और उसके बाद दोनों टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाली। रिलायबिलिटी जो हमारे पास आती है वो हाफ टेस्ट की होती है। हम फॉर्मूला होल टेस्ट रिलायबिलिटी, इसको स्प्लिट हाफ मेथड कहते हैं। स्प्लिट स्प्लिट हाफ मेथड जो है इसमें इजी है, ठीक है, इसमें आप टाइम भी उसी टाइम पीरियड में आपको टेस्ट करवाना है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। सेम कंटेंट पे 2 टेस्ट पेपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो रिस्पॉन्सर है, जो एग्जामिनी है, उनसे आप एट ए टाइम 2 टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट स्कोर भी वो उनकी तरफ से इफेक्ट कर सकता है। तो उसी ऑप्शन पे एक और मेथड है जिसको हम पैरेलल फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड कहते हैं। पैरेलल फॉर्म मेथड में क्या होता है, हम दिस मेथड आल्सो नोन एज ए पैरेलल फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी द टेस्ट डेवलप इन 2 फॉर्म्स, हम इसमें 2 टेस्ट डेवलप करते हैं और 2 फॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटेड टू द सेम सैंपल। हम 2 टेस्ट बनाते हैं और उस ग्रुप को हम दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। एक टेस्ट बनाया, उसी कंटेंट पे हमने दूसरा टेस्ट बनाया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उसी कंटेंट पे हमें 2 टेस्ट बनाना, बट हमने बनाया और उसको एडमिनिस्ट्रेट किया उसी ग्रुप पे, तो हमारे पास 2 स्कोर आ गए और हमने जो स्कोर आया उनके बीच में कोरिलेशन निकाला। तो पैरेलल फॉर्म मेथड में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेम ग्रुप पर 2 टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। 2 फॉर्म टेस्ट बनाए और पहले फर्स्ट टेस्ट दिया और आफ्टर सम टाइम, हो सकता है आप उसको 1 हफ्ते बाद, आप 1 घंटे बाद, रीजनेबल टाइम गैप मतलब 1 घंटे बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 वीक्स में आप उसको सेम ग्रुप पे अप्लाई कर दो, सेम ग्रुप पे। तो 2 टेस्ट पेपर सेम ग्रुप पे हमने अप्लाई करा, वी फाइंड आउट 2 स्कोर्स और फिर हमने कोफिशिएंट कोरिलेशन निकाला और हमारे पास जो आया वो आया, टेस्ट की रिलायबिलिटी आ जाए। ये 3 मेथड्स है। उसके बाद इन सभी में कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है, 2 टेस्ट बनाना है, एक टेस्ट को 2 पार्ट्स में करना है। उसके बाद एक फाइनली एक मेथड आया, एक फॉर्मूला आया जो कूडर रिचर्डसन ने डेवलप किया था, जिसको कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला KR20 KR21 के नाम से हम जानते हैं। ये भी बहुत कॉमन, बहुत यूजफुल मेथड है फॉर रिलायबिलिटी। इसमें कुछ नहीं है, हम जो भी हम टेस्ट डेवलप करते हैं उसको अपने ग्रुप पे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हमारे पास जो भी उसके स्कोर्स आते हैं उस स्कोर्स को हम KR20 और KR21 फॉर्मूले में उन वैल्यूज को रखते हैं और बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी कैलकुलेट रिलायबिलिटी। तो कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला में जस्ट हम एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो स्कोर्स आते हैं उनको हम फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के। रिलायबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि कोरिलेशन निकाला जाता है। जो कोरिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं उसमें जो हाई कोरिलेट
वैल्यू होती है उसको हम अपने टेस्ट के लिए रिलायबल मानते हैं। लो और मॉडरेट को हम टेस्ट के लिए रिलायबल नहीं मानते हैं। जो कोरिलेशन वैल्यू है वो हाई कोरिलेशन वैल्यू आनी चाहिए रिलायबिलिटी में। मॉडरेट एंड लो कोरिलेशन वैल्यू को हम रिलायबल टेस्ट में नहीं लेते हैं और उस टेस्ट को हम रिलायबल नहीं मानते। टेस्ट की रिलायबिलिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ टेस्ट, टेस्ट आइटम्स, टाइम, इन्वायरमेंट, जहां टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है वहां का इन्वायरमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये सारी चीजों पर कहीं ना कहीं टेस्ट की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि वो हाई आएगी कि लो आएगी। इसके बाद हम देखते हैं एक और टेक्निकल जो टेस्ट की क्राइटेरिया है, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टेस्ट वैलिड है तो वो हमारे लिए यूजफुल है, और टेस्ट की वैलिडिटी फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रिलायबिलिटी। आप लोगों को जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम सबसे पहले एक अपने टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं। जब हमने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करे थे, जो बनाए थे कि ये टेस्ट क्यों बनाया जा रहा है, ये क्या मेजर करेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या थे, वो ऑब्जेक्टिव्स जो आपने डिटरमाइन किए थे वो यहाँ पर आकर आप वैलिडिटी से उसको रिलेट करते हैं। अगर कोई टेस्ट वो ऑब्जेक्टिव्स जो आपने प्री डिटरमाइन किए थे उनको वो फुलफिल कर रहा है, अचीव कर रहा है, तो वो टेस्ट वैलिड है, उसमें वैधता है। कोई टेस्ट जिस चीज को मेजर करने के लिए डेवलप किया गया है, किसी बिहेवियर को मेजर करने के लिए डेवलप किया गया है, किसी ट्रेट्स को मेजर करने के लिए किया गया है, अचीवमेंट को मेजर करने के लिए, किस पर्पस से वो टेस्ट डेवलप किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्या वो टेस्ट उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर रहा है, वो टेस्ट उस मेजर्स को टेस्ट कर रहा है। अगर वो टेस्ट उस मेजर्स को, उस ट्रेट्स को मेजर कर पा रहा है तो वो टेस्ट वैलिड है, उसमें वैलिडिटी है। तो जो टेस्ट वैलिडिटी है रिलेटेड टू प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पहले से जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उससे रिलेटेड होती है। जो टेस्ट की वैलिडिटी है, अगर हम उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं तो किसी एक टेस्ट की वैलिडिटी लो हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, हाई हो सकती है, बट किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी फुली वैलिडिटी नहीं हो सकती और जीरो वैलिडिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है अगर हम टेस्ट की वैलिडिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो टेस्ट की वैलिडिटी या तो हमारे पास लो आएगी, कम है, या ये टेस्ट कम वैलिड है, नॉर्मल है, या हाई वैलिड है, उच्च वैधता है इसमें। बट कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं होता जिसमें कि जीरो वैलिडिटी हो या पूरा वो पूर्ण फुली वैलिड हो। आपने कोई टेस्ट बनाया, मान लीजिए आपने किसी लैंग्वेज का एक टेस्ट डेवलप करा है, लैंग्वेज के लिए आप कुछ टेस्ट देख रहे हैं, तो अगर आप उस टेस्ट की वैलिडिटी को डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो टेस्ट लैंग्वेज की अचीवमेंट को तो देख रहा है, बट उसमें वो ग्रामर को ज्यादा देख रहा है, ना कि लैंग्वेज अचीवमेंट, जो उसका अचीवमेंट लेवल आप देखना चाह रहे हैं, ग्रामर का पार्ट ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस टेस्ट की वैलिडिटी लो हो जाएगी। क्योंकि पर्पस क्या था उस टेस्ट को डेवलप करना, उस टेस्ट का को था उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज को, उस अचीवमेंट को मेजर करना। ठीक है, अगर वो उस लैंग्वेज के टेस्ट को जो आपने बनाया है वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा, वो उस चीज को सही नहीं मेजर कर रहा, वो तो ग्रामर को चेक करने लगा,
अगर आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो बच्चे का जो मेजरमेंट हो गया वो उसके ग्रामर कैपेसिटी का, ग्रामर एबिलिटी का हो गया कि इसका ग्रामर कितना सही है, ना कि अचीवमेंट इन लैंग्वेज। उसको उस भाषा का कितना ज्ञान है जो उसको पढ़ाया गया है, वो जो कंटेंट उसको पढ़ाया गया है उसका वो सही आंसर दे पा रहा है कि नहीं, ये ना चेक हो करके उसकी ग्रामर एबिलिटी का चेक हो गया, तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट लो हो जाएगा। हम उसको 0 क्यों नहीं बोल सकते कि कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें है, इसलिए वैलिडिटी तो है, मगर वैलिडिटी लो क्यों हो गई? क्योंकि जो चीज उसको मेजर करना था वो ना करके उससे रिलेटेड चीजों को उसने मेजर कर दिया। तो कोई भी टेस्ट 0 वैलिडिटी नहीं होती, फुली वैलिडिटी नहीं होती कि कंप्लीट, वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजें भी। हमारे एजुकेशन में, साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा फिजिकल साइंस के कंपैरिजन में यही एक स्थिति है कि हमारे जो टेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें फुली वैलिडिटी नहीं होती, जबकि फिजिकल साइंस में आप जो चीजें भी मेजर करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं और रिजल्ट्स भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्ट आता है। यहाँ पर हम जो भी चीजें मेजर कर रहे हैं, जो भी बिहेवियर मेजर कर रहे हैं, वो सारी चीजें इनडायरेक्ट हैं। इवन हमारे जो टेस्ट टूल्स होते हैं वो हम उनको फुली चेक नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अगर वो गलत मेजरमेंट कर रही है वो तुरंत चेक हो जाएगा। वेट मशीन गलत वेट बताने लगेगी, हम तुरंत उस मशीन को रिजेक्ट कर देंगे। पर हमारे पास टेस्ट में ऐसा नहीं होता कि हम इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दें कि ये किसी काम का नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमारे एजुकेशन से, साइकोलॉजी से वो टेस्ट आइटम्स जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होते हैं। तो जो वैलिडिटी होती है वो ये मेजर कर, उससे हमें ये पता चलता है कि ये टेस्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसको हम अगर देखते हैं तो हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आता है। डिफरेंट टाइप की वैलिडिटी होती है। ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट की वैलिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। हमारा टेस्ट जो है वो किस टाइप की वैलिडिटी के लिए, वैलिडिटी के कैलकुलेशन के लिए है, या इस टेस्ट से क्या मेजर किया जा रहा है, पहले अगर हमें ये पता होगा तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी जो होती है एक लॉजिकल है, जिसमें कि सिर्फ लॉजिक के बेस पर हम वैलिडिटी को बताते हैं। फेस वैलिडिटी जो होती है वहां पर हम सिर्फ आइटम्स को देख के, अ टेस्ट आइटम लुक्स वैलिड कॉल्ड फेस वैलिडिटी। अगर वो टेस्ट आइटम ऐसे लगते हैं कि हाँ ये साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं तो ये टेस्ट वैलिड है, सिर्फ हम देख करके। ये अनसाइंटिफिक वैलिडिटी है, इसका यूज कम किया जाना चाहिए। इसका कोई स्टैटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ हम एक्सपर्ट्स के थ्रू या जो रिसर्चर है जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो ये देख करके कि हाँ ये जो क्वेश्चंस है ये मेरे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, जिस विषय को मैं मेजर करने वाला हूँ उससे ही रिलेट कर रहे हैं, तो मेरे टेस्ट में वैलिडिटी है। एक्सपर्ट्स के व्यूज कि हाँ आपके क्वेश्चंस इस लग रहे हैं कि हाँ इस बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, तो वो टेस्ट वैलिड कहलाता है। तो फेस वैलिडिटी अनसाइंटिफिक है, इसका यूज कम किया जाना चाहिए रिसर्च में। फिर कंटेंट वैलिडिटी भी उसी का के जैसे है। जब हम किसी कैरिकुलम के पार्ट को या कंटेंट को के पार्ट को लेकर के टेस्ट डेवलप करते हैं तो वो टेस्ट वैलिडिटी क्या कहलाती है? टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है, कैरिकुलर वैलिडिटी कहलाती है। कंटेंट वैलिडिटी को के आइटम्स किससे रिलेवेंस होते हैं? ऑफ द कंटेंट। हमारे जो सब्जेक्ट, हमारे जो कैरिकुलम, हमारे कंटेंट से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। एक टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी है, ये कैसे पता चलेगा? कि जो उसके प्रश्न हैं, जो उसके टेस्ट हैं, वो सिलेबस से या कैरिकुलम से रिलेटेड है, कंटेंट से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस, आइटम्स, या बच्चों के जिसके लिए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है, और उसमें सारे कैरिकुलम, सारे कंटेंट को कवर किया गया है, तो वो टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी होगी। तो कंटेंट वैलिडिटी कंटेंट से रिलेटेड होती है, कैरिकुलम से रिलेटेड होती है,
और उसमें वैलिडिटी है, वो कैसे पता चलता है? वो जो कंटेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें है कि नहीं है, कैरिकुलम को कवर किया है कि नहीं किया, उस कैरिकुलम के ऑब्जेक्टिव से हम अपने टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी फाइंड आउट करते हैं। हम जब कोई पेपर बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई भी कंटेंट और कैरिकुलम होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस टेस्ट में भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उस कंटेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पहले से बने हैं, किसी मान लीजिए कोई सिलेबस है, कोई कोर्स से रिलेटेड आप टेस्ट बना रहे हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स बने होते हैं ना पहले से, तो वो ऑब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका टेस्ट कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए 2 डायमेंशनल टेबल भी बनता है, जिसके थ्रू हम कंटेंट की वैलिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी इज वन विच इज द obtained by comparing and correlating the test scores with scores obtained by on a criteria available at the present and future. क्राइटेरियन वैलिडिटी 2 टाइप्स की होती है, प्रेडिक्टिव और कॉन्करेंट। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बहुत इसमें कॉन्सेप्ट एकदम क्राइटेरियन का मतलब है कि जब हम वैलिडिटी किसी जो टेस्ट अवेलेबल टेस्ट है, जिस चीज के लिए आप मेजर कर रहे हो, जो टेस्ट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको किसी अवेलेबल टेस्ट से, प्रेजेंट में कोई टेस्ट अवेलेबल है, उससे अगर आप मैच करके उसके स्कोर के साथ रिलायबिलिटी कोरिलेशन निकालते हो, तो वो होता है टेस्ट क्राइटेरियन। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। कॉनकरेंट वैलिडिटी, कॉनकरेंट वैलिडिटी में क्या है कि अगर मान लीजिए इंटेलिजेंस है, आईक्यू पर आपने कोई काम कर रहे हैं और आपने कोई टेस्ट आप बना रहे हो, आप सोचेंगे पहले से तो ये टेस्ट इसके स्टैंडर्डाइज्ड हैं, तो जो टेस्ट आप बना रहे हैं, आपका टेस्ट और उसी बिहेवियर पे जो ऑलरेडी अवेलेबल टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, उन दोनों टेस्ट को आप अप्लाई करोगे। क्राइटेरियन मतलब किसी क्राइटेरिया पे। तो क्या कर रहे हैं हम, जो टेस्ट हम बना रहे हैं, हमारा टेस्ट का स्कोर और सेम उसी वेरिएबल्स पे, उसी ट्रेट्स पे अगर जो टेस्ट अवेलेबल है, उन दोनों के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं, स्टैटिकली हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वैलिडिटी फाइंड आउट होती है। ये मैं बात कर रही हूँ कॉनकरेंट वैलिडिटी की। जो इंटेलिजेंस टेस्ट आप बना रहे हो और एक इंटेलिजेंस टेस्ट पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है। जब आपने जो टेस्ट बनाया और जो पहले से अवेलेबल स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, इन दोनों को ही आप क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और उसके बाद जो भी स्कोर आता है उसको कोरिलेट करेंगे, तो आपके टेस्ट की वैलिडिटी आ जाएगी। इसी तरीके से प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, अगर किसी टेस्ट में प्रेडिक्शन पावर है, अगर हमने ये देखने के लिए एक टेस्ट बनाया कि ये आगे की किसी फील्ड में ये इस जो जिस ग्रुप के लिए एग्जामिनी के लिए बनाया, क्या ये सक्सेस होगा। सपोज एक एग्जांपल से आप बीएड करते हैं, तो बीएड के पहले प्री बीएड का एग्जाम दिया, तो प्री बीएड एग्जाम में आपका क्या देखा गया, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज देखी, एटीट्यूड देखा, लैंग्वेज देखा, जनरल नॉलेज देखा, सब्जेक्ट नॉलेज देखा, और आपका सिलेक्शन बीएड कोर्स के लिए हो गया। तो जो प्री टेस्ट था, ये इसमें प्रेडिक्शन सही है कि नहीं है, ये जब आप बीएड करेंगे और बीएड में के ड्यूरेशन में आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपकी क्षमता देखने के लिए, कॉम्पिटेंसीज देखने के लिए, तो दोनों ही स्कोर्स के बीच में हम रिलेशन देखेंगे कि यहाँ पे भी अगर आप हाई मार्क्स लाए थे, तो क्या आपने बाद में जब वो कोर्स ज्वाइन करा तब भी आप हाई मार्क्स लेकर आए। इट मीन्स कि इस टेस्ट में प्रेडिक्शन वैलिडिटी थी, वो प्रेडिक्ट कर पाया, सही प्रेडिक्शन करा। इंटरेस्ट देखा जाता है, आज इंटरेस्ट देखा, एक इंटरेस्ट टेस्ट बनाया और हम इस फील्ड में जा सकते हैं, यहाँ सक्सेस हो सकते हैं, ये आज आप उस टेस्ट के थ्रू आपने बता दिया। बट आगे जाकर के आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो समटाइम्स हम उसको कुछ समय बाद फिर हमने अगर वो इंटरेस्ट टेस्ट, आप जब उस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमने फिर एक आपका टेस्ट लिया, तो क्या हुआ, हमने दोनों के बीच में कंपेयर करा,
अगर आपका वही स्कोर आता है, वही हाई कोरिलेशन आता है, इट मींस जो हमने आपके बारे में प्रेडिक्शन किया था उस टेस्ट में प्रेडिक्शन वैलिडिटी थी। तो जब भी वैलिडिटी निकाली जाती है वो उसके टाइप्स पे डिपेंड करती है, आप क्या देखना चाहते हैं, आपका टेस्ट किस चीज से रिलेटेड है, आप किस फील्ड से रिलेटेड टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट की वैलिडिटी देखते हैं। ये लास्ट में फैक्टोरियल वैलिडिटी यूज की जाती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है और कम यूज की जाने वाली है। जब हम प्रेडिक्शन वैलिडिटी, कॉनकरेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, बेसिकली हम क्राइटेरियन वैलिडिटी को ही यूज करते हैं। हमारा टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑलरेडी अवेलेबल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के साथ हम कंपेयर करके अपने टेस्ट की वैलिडिटी निकाल लेते हैं। ये सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है, बेस्ट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द वैलिडिटी। फैक्टोरियल वैलिडिटी ये होती है जिसमें कि हर एक टेस्ट डिफरेंट मेजर्स को, बिहेवियर को मेजर्स करता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हर टेस्ट के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस, फैक्टर्स होते हैं, या मेजर्स ऑफ बिहेवियर भी हम बोलते हैं। ये हर टेस्ट में होते हैं। हम इनका इंटरनल कोरिलेशन निकालते हैं। हम फैक्टर टू फैक्टर, हम पूरे टेस्ट की का स्कोर और फैक्टर के स्कोर के साथ कोरिलेट करते हैं, हम इंटर कोरिलेट करते हैं और हम उस टेस्ट की वैलिडिटी निकालते हैं। जैसे आईक्यू टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट में ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, एबिलिटी टू लॉजिक, बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए 4-5 उसके डायमेंशंस हैं, तो हम उनके आपस में जो फैक्टर्स हैं उनको कोरिलेट करते हैं टेस्ट स्कोर के साथ, तो उसको फैक्टोरियल वैलिडिटी बोलते हैं। हम वैलिडिटी को एक्सपर्ट के थ्रू भी एग्जामिन करा सकते हैं, कोई एग्जामिन करके बता सकते हैं एक्सपर्ट की टेस्ट अच्छा है। क्राइटेरियन वैलिडिटी आपको बताया ही मैंने कि किसी दूसरे टेस्ट के साथ हम जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अवेलेबल है उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, हम डायमेंशनल टेबल बनाते हैं इसके लिए। और क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन वर्ड मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि जब हम अपने टेस्ट की बात करते हैं, पुराने टेस्ट को यूज करते हैं, उसको मॉडिफाई करके अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्रॉस वैलिडेशन होता है। एक चीज यहाँ आप लोग को और बताऊंगी जो सामने नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। शॉर्ट में किसी भी रिसर्च में हम बार बार आप यूज होता है इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी जो होती है, जो टेस्ट हम बना रहे हैं और जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, जो स्कोर जिस सिचुएशन में हमने उस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया है, सेम सिचुएशन में अगर हम उसको फॉलो करते हैं और फिर से उसको उस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और दोनों में कोरिलेट करने पर हमारे पास हाई कोरिलेशन आता है, तो उसमें इंटरनल वैलिडिटी है उस टेस्ट में, उस रिसर्च में, उस एक्सपेरिमेंट में। और एक्सटर्नल क्या होता है, जब हमने जो रिजल्ट निकाला है उसको हम जनरलाइज कर सके। अगर किसी टेस्ट के थ्रू हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को अगर हम जनरलाइज करने का पावर है, हम जनरलाइज कर सकते हैं उस रिजल्ट को, सामान्यीकरण कर सकते हैं उसका, दूसरे पॉपुलेशन पे हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी है। तो इंटरनल वैलिडिटी, जहां जिस सिचुएशन में उसको एडमिनिस्ट्रेट किया था सेम उसी में करने पे सेम रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें इंटरनल वैलिडिटी है। और टेस्ट के रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी है। नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नॉर्म्स के कोई भी टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता। आपको नॉर्म्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताना का उतना टाइम भी नहीं है। ये एक बहुत प्रोसीजर पर तैयार किया जाता है, बट मैं उसको सिंपली एक कॉन्सेप्ट जरूर आपको बताना चाहूंगी। उसके पहले हम आपके सामने लिखा है नॉर्म्स रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंसिंग। ये थोड़ा सा क्लियर होना है। नॉर्म्स मतलब क्या हुआ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आपने सुना होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट सुना। जब कोई टेस्ट किसी नॉर्म्स पर बेस्ड होता है, उसके स्कोर किसी स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेट होते हैं,
किसी स्पेसिफिक ग्रुप में आपको स्टेटस बताने के लिए वो टेस्ट है, वो नॉर्म्स रेफरेंस है। क्लास में इस बच्चे का एवरेज स्टेटस इतना है, इस क्लास में ये इस एज में इसका स्टेटस ये है, यानी एज इस ग्रुप, इस एज ग्रुप के लोगों में इसका स्टेटस ये है, इस क्लास में इसका स्टेटस इस रैंक पर ये आ रहा है। हम कंपेयर कर रहे हैं विद द ग्रुप, इस ग्रुप में इसका स्टेटस ये है, इस क्लास में इसका स्टेटस ये है। तो ये हुआ नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, जहां हम नॉर्म्स ले लिया, यहाँ एज नॉर्म्स ले लिया, क्लास ले लिया, ये ग्रुप हमने ले लिया। तो कंपैरिजन एंड एग्जामिनिंग टेस्ट स्कोर विद द स्कोर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, जब ग्रुप से हम उस एग्जामिनी के स्कोर को बताते हैं, इस ग्रुप में इसका ये स्टेटस है, तो वो नॉर्म्स रेफरेंस हो गया। क्राइटेरियन रेफरेंसिंग क्या हुआ, ये किसी टेस्ट स्कोर को किसी क्राइटेरिया पर हम अगर जज करते हैं, ये एक इंडिविजुअल मेनली ये होता है। मान लीजिए कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया, कंप्यूटर टाइपिंग, पहले टाइपिंग का टेस्ट होता था ना, टाइपिंग स्पीड देख रहे हैं, या मान लीजिए आर्मी या पुलिस में हम जो टेस्ट लेते हैं कि ये 100 मीटर पे इतने टाइम में इसने कवर करा, तो 100 मीटर की पर इसका टाइमिंग इतना था और 100 मीटर पे दूसरे का टाइमिंग इतना था। तो हम यहाँ जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसका किस क्राइटेरिया पे कर रहे हैं कि 100 मीटर में इसने कितना दौड़ा, इसका टाइम कितना कैलकुलेशन हुआ। तो क्राइटेरिया इज टाइम। यहाँ हम उसका ग्रुप से कंपेयर नहीं करते, उसने कितना रन करा कितने टाइम में। अगर हमने दिया था कि 10 सेकंड में करना है, बस 10 सेकंड हमारा क्राइटेरिया था, 10 सेकंड के ऊपर उसने करा तो वो फेल, और 10 सेकंड के अंदर करा तो वो पास। तो ये जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो क्राइटेरिया बेस्ड होता है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस, तो नॉर्म्स के लिए को समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये बात करी कि जो टेस्ट ग्रुप में स्टेटस को लेकर के चलते हैं, ग्रुप में स्टेटस को बताते हैं जिन स्कोर से, वो नॉर्म्स होते हैं, और क्राइटेरिया पर बेस्ड होकर अगर हम कोई टेस्ट करते हैं तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं। Norms may be defined as average performance on a particular test met by a standardized sample. एक्चुअली में जो ग्रुप मैंने बोला ना, एज ग्रुप, क्लास, ये सब सैंपल है और ये सैंपल इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, एज नॉर्म्स, यानी एज को आपने एज का एक ग्रुप लेकर के कोई एक टेस्ट डेवलप कर रहे हैं कि क्लास 10 इयर्स, या आप ले सकते हैं 18 to 20 इयर्स की गर्ल्स के लिए टेस्ट है, तो यहाँ पर एज नॉर्म्स हो गया। 19 इयर्स के बॉयज के लिए ये टेस्ट है, तो ये एज नॉर्म्स पर बात आ रही है। ग्रेड नॉर्म्स में क्या होता है, हम क्लास, इस लेवल के लिए, इस क्लास सेकेंडरी क्लास 10, ये टेस्ट फॉर क्लास 10 सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्लास लेवल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये ग्रुप कौन सा हुआ, क्लास, तो ये ग्रेड नॉर्म्स हो गया। एक और बहुत कॉमन टाइप का नॉर्म्स है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, आप लोगों ने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देखे होंगे और अभी और आप आज जाकर के देखिएगा, तो हम परसेंटाइल कैलकुलेट आपको हर टेस्ट में मिलेगा, और उस परसेंटाइल नॉर्म्स के थ्रू हम अपने टेस्ट को बहुत ज्यादा, अगर हमने परसेंटाइल नॉर्म निकाला है तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्कोर हैं वो बहुत वैलिड होते हैं, जो हमारे पास स्कोर आते हैं वो बहुत स्टैंडर्ड स्कोर होता है। क्योंकि हम जब कोई टेस्ट विदाउट नॉर्म्स यूज करते हैं तो वो हमारे पास रॉ होता है, हम उसको स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज कर देते हैं, हम रॉ स्कोर्स को हम स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करते हैं, टी है, जेड है, डिफरेंट टाइप के हम उसमें चेंज कर देते हैं, स्टेनाइन है, ये स्टैंडर्ड स्कोर कहलाता है। तो जब हम रॉ डाटा को, रॉ स्कोर्स को हम स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करते हैं, तो उसी का एक पार्ट है हमारा परसेंटाइल में भी
परसेंटाइल एक स्टैटिकल मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है। अगर जो स्कोर आप आता है उससे अगर आप परसेंटाइल निकालते हैं तो ये कॉमन और बेस्ट मेथड होती है नॉर्म्स डिसाइड करने की। तो एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल और स्टैंडर्ड स्कोर, ये हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लास्ट में हम आते हैं कि जब हम टेस्ट हमारा स्टैंडर्डाइज करने का लास्ट स्टेज है जहां पर हम मैनुअल डिसाइड करते हैं। हम मैनुअल में सारी चीजें देते हैं, हमारे टेस्ट के रूल्स बताते हैं, स्कोरिंग बताते हैं, टाइम लिमिट बताते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और लास्ट में हम प्रिंट का ऑर्डर देते हैं कि हमें इतना प्रिंट करना है और पब्लिश कराते हैं। थैंक यू एंड एनी क्वेश्चन? Anamika, over to you. अनामिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Now you listening? Yeah. No, ma'am. हाँ हाँ, यस मैम पहले अपन क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, काफी लोग के क्वेश्चंस थे बीच में। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से बताया है, अब कोई क्वेश्चन रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किसी का क्वेश्चन बहुत शॉर्ट टाइम है और ये इतना टेक्निकल सब्जेक्ट था और विदाउट प्रेजेंस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी टीचिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होती है, बट मैडम इट्स टू इंफॉर्मेटिव सेशन। आई नो दैट पार्टिसिपेंट्स कुछ आप लोग कुछ अच्छा मैम, मेरे ख्याल से आपने काफी डिटेल में और बहुत अच्छे से बताया है। बीच में कुछ लोगों की क्वेरीज थी, आई थिंक ऑटोमेटिकली उनकी सॉर्ट आउट हो गई हैं, बिकॉज आप वन बाय वन पॉइंट सारे क्लियर कर दी रही। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अपने सीडी सर को थैंक यू कहूंगी कि वो हम मुझे बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं कि मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, बहुत सारे हमारे पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं जो कर रहे हैं उनको सुना सकूं, मेरे एमआईडी स्टूडेंट को बता सकूं। ये बहुत ही बोलना चाहिए डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि एक रिसर्च करने वाले, हम जो नई रिसर्च चाहते हैं, वाकई कई लोग हम लोग उसमें टूल नहीं होने की वजह से नए एस्पेक्ट को ढूंढना ही नहीं चाहते, लेकिन इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। हम एक आराम से अपना टूल डेवलप कर सकते हैं और जो हम नए पॉइंट पर रिसर्च चाहते हैं वो बहुत इजीली कर सकते हैं। आपने बहुत वन बाय वन हर चीज बताया कि हम किस तरह से अपना टेस्ट बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस तरह से कोई भी और टॉपिक चाहते हैं तो मुझे जरूर मेल करें, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की क्वेरीज को खत्म करने की। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।